Welcome to my YouTube channel. If you like my video, please like, share and subscribe. Let's start part 4 of रूह यारम। यारम, आज आप बहुत खुश हैं ना? हाँ, बहुत। जवाब मुख्तसर था मगर जसारतें बढ़ती जा रही थी। आपकी इस खुशी में मैं आपसे कुछ मांगूँ तो आप देंगे ना? तुम जान मांग लो, वो उसका माथा चूमते हुए बोला। वो तो है ही मेरी, उसे मांगने की क्या ज़रूरत है? वो इतराई थी। तो फिर क्या चाहिए? यारम ने उसका दुपट्टा खींचते हुए कहा। प्लीज़ मुझे घर फ़ोन करने दे, वो मिन्नत भरे लहजे में बोली। मगर वो उसकी सुन कहाँ रहा था। वो तो उसकी गर्दन में मुँह छुपाए उसे महसूस करने में मसरूफ़ था, या शायद सुनकर इग्नोर कर गया था। आई लव यू सो मच। उसका चेहरा अपने हाथों में लिए वो एक बार फिर से उसके लबों पर झुका। यारम, मेरी बात सुने। वो उसकी खुशबू को अपने अंदर उतारता मदहोश होने लगा। फिलहाल तुम सुनो, ये धड़कन क्या कह रही है? उसका सिर अपने सीने पर रखता हुआ बोला। ये दिल तुमसे कुछ कहना चाहता है, कुछ सुनना चाहता है। ये सिर्फ तुम्हारे लिए धड़कता है। इसे जवाब दो, इसकी बात सुनो। उसे अपने बेहद करीब किए वो उसकी सांसें उथल पुथल कर चुका था। उसे बाहों में उठाए अपने कमरे में ले आया और उसे बेड पर बिठाकर उस पर झुका। मैं चाहता हूँ तुम सिर्फ मेरे बारे में सोचो, मेरे बारे में बात करो, मुझे प्यार करो। मुझे आज तक ऐसा शख्स नहीं मिला जो मुझसे मोहब्बत करता हो। तुम मुझसे मोहब्बत करती हो ना? उसकी आंखों में आंखें डाले पूछने लगा। खामोश क्यों हो? बोलो ना, करती हो ना मुझसे प्यार? वो उसे हल्का सा झंझोड़ कर बोला। हाँ, करती हूँ, बहुत प्यार करती हूँ, वो नज़रें झुकाते हुए बोली, जबकि उसका इजहार सुनकर वो सरसार सा होकर उस पर झुका। आई लव यू सो मच। उसके चेहरे पर जगह जगह अपनी मोहब्बत की मोहर लगाकर वह उस दुनिया की सोचों से दूर ले गया। उसका फ़ोन 2 बार बजकर बंद हो चुका था, जबकि वो गहरी पुरसुकून नींद सो रहा था। रूह बाहर सोफे पर बैठी टीवी देखने में मसरूफ़ थी, जबकि उसे पता था कि यारम का फ़ोन बज रहा है, लेकिन इस वक्त वो यारम का बिल्कुल सामना नहीं करना चाहती थी। उसने तो कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि कोई उससे इतनी मोहब्बत करेगा। यारम सिर्फ कहता नहीं था बल्कि सच मुझसे बहुत मोहब्बत करता था। उसकी आंखों में अपने लिए मोहब्बत देखकर वो एक ही रात में मगरूर हो गई थी। फ़ोन दोबारा बजकर बंद हो गया। फ़ोन भी यारम की गहरी नींद तोड़ने में नाकामयाब रहा था। अब बंदा फ़ोन नहीं उठा रहा तो अगला बंदा खुद ही समझ जाए कि वो फ़ोन नहीं उठा रहा। ज़रूर वो बिजी होगा या शायद उससे बात नहीं करना चाहता, लेकिन ढीठ बन के फ़ोन करता ही जा रहा है। ना जाने कौन है ये। वो बाहर टीवी देखते मसरूफ़ अंदाज में बोली। बहुत देर तक इंतज़ार करती रही कि शायद यारम फ़ोन उठा ले, लेकिन उसने तो आज कसम खा रखी थी। मजबूर होकर कमरे में आ गई। यारम, उठे, कब से आपका फ़ोन बज रहा है? वो जो दरवाजे से बोलती हुई आई थी। अंदर यारम को देखा, जो उसके हाथ में फ़ोन था वो अपने हाथ में उल्टा सीधा घुमा रहा था। अरे, आप जाग रहे हैं तो फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे? बेचारा ना जाने कब से फ़ोन कर करके हलकान हुआ जा रहा है। मैंने कल इन कमीनों को समझाया भी था कि आज के दिन मुझे बिल्कुल डिस्टर्ब ना किया जाए, लेकिन इन्हें देखो, मजाल है जो एक बार भी काम खुद से कर ले। वो फ़ोन को गुस्से से घूरते हुए बोला। हो सकता है कोई बहुत ज़रूरी काम हो, आपको बात कर लेनी चाहिए, वो कहते हुए उसके बिल्कुल करीब आ गई थी। बिल्कुल भी नहीं, आज का सारा दिन मैं अपनी बीवी के साथ गुजारना चाहता हूँ। अब बंदा सुकून से अपनी मैरिज लाइफ इंजॉय ना कर सके तो फ़ायदा क्या है इन सब का? जो भी है खुद संभाल लेंगे, इतने नन्हे काके नहीं हैं वो। मेरी टीम के सभी लोग बहुत एक्टिव हैं। यारम ने कहते हुए रूह को अपनी तरफ खींचा और उसके साथ ही एक बार फिर से उसका फ़ोन बजने लगा। रूह खिलखिलाकर हंसी, लेकिन यारम जल्दी से फ़ोन काट कर उसकी तरफ मुतवज्जा हुआ। बहुत हंसी नहीं आ रही तुम्हें? उसे एक बार फिर से अपने करीब करते हुए कहा। यारम, उठा लीजिए ना फ़ोन, कोई ज़रूरी काम होगा। रूह ने इतने प्यार से कहा कि यारम का दिल चाहा कि फ़ोन करने वाले की जान निकाल दे। जान, इस वक्त तुमसे ज़रूरी कुछ नहीं है। उसका हाथ अपने होठों के करीब ले जाते हुए फ़ोन फिर से बजा और इस बार गुस्से से यारम का चेहरा सुर्ख होने लगा, जिसका अंदाज़ा रूह ने बआसानी लगा लिया था। कौन मर गया है जो तुम लोग थोड़ा सब्र नहीं कर सकते? यारम बोला नहीं, बल्कि फुंकारा था। अभी तक तो कोई नहीं मरा है। अगर तुम कुछ देर में अस्पताल ना पहुंचे तो लैला ज़रूर मर जाएगी। फ़ोन से साफ की आवाज़ उभरी। क्या मतलब? मैं कुछ समझा नहीं। वो अभी भी गुस्से में था। रात लैला बहुत डिस्टर्ब थी तुम्हारे निकाह की वजह से। उसने अपने कलब में ड्रग्स ओवरडोज ले लिया है, जिसकी वजह से उसकी जान खतरे में है। तुमने उसके साथ ठीक नहीं किया यारम, तुमने उसकी मोहब्बत का ये सिला दिया। साफ ने दुख से कहा। मैं आ रहा हूँ। उसने बस इतना कह के फ़ोन बंद कर दिया। मैंने कहा था ना कोई ज़रूरी काम होगा, वरना कोई इस तरह से आपको बार बार डिस्टर्ब क्यों करता? आप जाए, फ्रेश हो जाए, तब तक मैं आपके कपड़े निकालती हूँ। यारम ने हाँ में सिर हिलाया और उठकर वॉशरूम चला गया।
वो चेंज करके जाने लगा। आ जाओ, दरवाज़ा बंद कर लो अंदर से। उसने रूह को पुकारा तो रूह उसके साथ ही बाहर तक आई। जब यारम जाते जाते पलटा, एक किस मिल सकती है, वो जो कब से सीरियस शकल बनाए हुए था अब पलट कर बोला। तो रूह अचानक ही नर्वस होने लगी। जी नहीं, आप जाए ना अपने काम पर, वो कन्फ्यूज होकर बोली। तुमने मुझे इनकार किया और तुम चाहती हो मैं ऐसे ही चला जाऊँ। वो बिल्कुल सीरियस लग रहा था। शराफत से तुम खुद मुझे किस कर दो, क्योंकि अगर मैंने किया तो तुम्हें शरीफ नहीं लगेगा और हो सकता है मेरा अंदाज भी तुम्हें पसंद ना आए। अब बिल्कुल उसके करीब खड़ा था, जबकि वो समझ नहीं पाई थी कि वो धमकी दे रहा है या फरमाइश कर रहा है। आप बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं, वो मुंह बनाकर बोली। हाँ बेबी, मैं बिल्कुल भी अच्छा नहीं हूँ, और अगर तुम नहीं चाहती कि मैं ज़्यादा बुरा होकर यहीं रुक जाऊँ तो तुम मुझे, उसने अपने फोटो की तरफ इशारा किया, जबकि वो बुत बनी नजरें जमीन पर गाड़े हुई थी। फाइन, वे एक कदम उठाता अंदर की तरफ बढ़ा। नहीं नहीं, आप जाइए अपने काम पर, रूह उसकी नीयत देकर फोन बोली। ठीक है। फिर वो उसके करीब झुका, आंखें तो बंद करे, खुद को घूरते पाकर बोली, टिम्पल नुमाया हुआ, जो हुक्म मेरी जान। वो आंखें बंद करके बोला और एक बार फिर से उसके करीब झुका। मरती क्या ना करती, उसने उसका चेहरा अपने हाथों में थामा और फिर आहिस्ता से अपने कपकपाते हुए होठों को उसके माथे पर रख दिया। डिम्पल मजीद गहरे हुए। इससे ज़्यादा तुमसे उम्मीद भी नहीं थी। खैर, थैंक यू सो मच। वे रूह की ठुड्डी चूमता हुआ मुस्कुराता हुआ निकल गया। रूह ने सुकून का सांस लिया। वे सीधा हॉस्पिटल आया और धड़ल्ले से दरवाज़ा खोलता हुआ अस्पताल के उस कमरे में आया जहाँ लैला थी। शाफ और खिजर पहले से ही वहाँ मौजूद थे। वह तेजी से लैला की तरफ आया जो बेड पर बैठी हुई थी। उसने लैला को गर्दन से पकड़ा और वहीं बेड पर लिटा दिया, जबकि साफ और खिजर तेजी से उसकी तरफ बढ़े थे। जिन्हें इशारे से रोकता हुआ बोला, अगर एक भी कदम आगे की तरफ बढ़ाया तो तुम दोनों के पैर काट के दुबई की सड़कों पर भीख मंगवाऊंगा। और तुम्हें बहुत शौक है मरने का खिजर। मेरा रिवॉल्वर दो, मैं एक ही बार में इसकी जान निकालता हूँ। कहा था ना तुम्हें कि ये सारे ड्रामे करने की ज़रूरत नहीं है। वो सख्ती से उसकी गर्दन पर हाथ जमाए फुंकार रहा था। डेविल, वो मर जाएगी, साफ चिल्लाया था। मेरा सांस बंद हो रहा, प्लीज। लैला ने कुछ बोलने की कोशिश की। हाँ, तुम तो मरना चाहती हो ना, मैं तुम्हारी मौत आसान कर रहा हूँ, प्लीज छोड़ो मुझे, मेरा सांस। लैला ने कुछ बोलने की कोशिश की, लेकिन गर्दन पर दबाव होने की वजह से नहीं बोल पाई। बेकार में ड्रग्स लेने की क्या जरूरत थी। लैला मेरे पास आ जाती, मैं खुद गोली मार देता। उसने एक झटके से लैला को छोड़ा तो दूर जाकर बेड से ज़मीन पर गिरी। लैला, मेरे साथ ड्रामे करने की ज़रूरत नहीं है। ये तुम्हारा आखिरी मौका है। अगर इसके बाद तुमने इस तरह की कोई भी हरकत की तो मैं तुम्हें अपने हाथों से मारूंगा। और प्लीज़, अगर तुम्हें खुदकुशी करने का बहुत शौक है तो मेरे पास आओ। तुम्हें पता है मुझे इस तरह से मौत देने में बहुत मज़ा आता है। तुमने मेरे साथ ठीक नहीं किया डेविल। मैं तुम्हारी बीवी को सब बता दूंगी। जब उसे पता चलेगा तो कि तुम एक डॉन हो, एक कातिल हो, वे तुम्हें छोड़कर चली जाएगी। ना जाने लैला में इतनी हिम्मत कहाँ से आई कि वे बोल उठी। वे उसके पास ज़मीन पर आ बैठा और एक झटके से उसे बालों से पकड़कर सीधा किया। मैं तुम्हारी जबान काट दूंगा, तुम्हें वो मौत दूंगा जो आज तक किसी को नहीं मिली होगी। तड़फ तड़फ कर मरोगी। क्या करोगी? ज़्यादा से ज़्यादा गोली मार दोगे, लेकिन मैं फिर भी तुम्हारी बीवी को ज़रूर बताऊंगी। अगर मुझे सुकून नहीं, मुझे करार नहीं, तो तुम्हें क्यों लेने दूँ? वो आंखों में आंसू लिए बोली। जानती हो लैला, जिंदा इंसान को ज़मीन के अंदर कैसा महसूस होता है? नहीं ना, मैं बताता हूँ। फ़र्ज़ करो मैं तुम्हें एक ताबूत में बंद करके जंगल में ज़मीन के अंदर दफना रहा हूँ। वहाँ तुम्हें सांस नहीं आएगी। आहिस्ता आहिस्ता तुम्हारा सांस रुकने लगेगी। तुम ताबूत के अंदर हो, मैं तुम पर मिट्टी फेंक रहा हूँ। तुम अंदर से चिल्ला रही हो, प्लीज़ मुझे बचाओ, खोलो, मुझे निकालो, मुझे यहाँ से, मेरी सांस रुक रही है। तुम ज़मीन के अंदर दफन करके जा चुका हूँ। वो बिल्कुल उसके करीब बैठा बता रहा था। वो बहुत गौर से सुन रही थी, क्योंकि उसे पता था उसके साथ कुछ भी ऐसा ही होगा। वहाँ जंगली कुत्ते किसी के जिस्म की खुशबू सूंघकर तुम्हारी कब्र के ऊपर घूमने लगेंगे। इतने में वहाँ के शेर भी इंसानी जिस्म की खुशबू पहचान कर पहुँचेंगे। वो कुत्तों को मारने लगेंगे। अगर तुम्हें कुत्ते खाएंगे तो शेर अपनी भूख कैसे मिटाएंगे? डेविल, ये तुम क्या कह रहे हो? प्लीज चुप हो जाओ। कब्र के अंदर आती खौफनाक तुम्हें और ज़्यादा खौफनाक कर देगी। लैला ने अपने दोनों हाथ कानों पर रखने चाहे, लेकिन उससे पहले यारम ने उसके हाथ थाम लिए। वो इंसानी जिस्म की खुशबू पहचान के गुर्राने लगेंगे। पूरा जंगल जंगली खौफनाक जानवरों की आवाज़ों से गूंजने लगेगा। कब्र के अंदर तुम्हारी सांसें रुक रही होगी। तुम खुद भी अपनी सांसों की आवाज़ नहीं सुनना चाहोगी। कहीं वो जंगली जानवर तुम्हारी आवाज़ सुनकर तुम्हें ज़मीन से निकाल कर चीर फाड़ ना दे। फिर ज़मीन के अंदर की मखलूक, कीड़े मकोड़े, सांप बिच्छू तुम्हारे जिस्म पर रेंगेंगे। प्लीज बस कर दो डेविल, लैला ने रोते हुए कहा। तुम्हें खुद भी समझ नहीं आएगा कि ताबूत के अंदर वो कहाँ से तुम्हारे जिस्म पर पहुँचे। बस बस प्लीज मुझे कुछ मत बताओ, मैं किसी को कुछ भी नहीं कहूँगी।
बस तुम्हारी बीवी को कुछ नहीं बताऊंगी। अपने ऊपर रेंगते जानवरों को महसूस करके वो चिल्लाई थी। अगले ही लम्हे यारम ने उसका मुंह अपने हाथ में दबोचा। अगर तुमने रूह को मुझसे दूर करने के बारे में सोचा भी ना, तो मैं तुम्हारी मौत को इस तरह से सोचूंगा कि तुम्हारे इन सपोर्टर्स की आने वाली 1000 नस्लें कांप उठेगी। उसने सामने खड़े खिजर और साफ की तरफ इशारा किया। मुझे ब्लैकमेल करना इतना आसान नहीं है लेला। उसने एक झटके से लेला को पीछे की तरफ छोड़ा। इस सीने में सिर्फ रूह के लिए धड़कता है, बाकी दुनिया के लिए मैं वही डेविल हूँ जिसके हाथ आज तक नहीं कांपे। जबकि बाहर बेंच पर बैठी मासूमा बुरी तरह से काँप रही थी। डेविल, मैं इससे में शामिल नहीं हूँ। मुझे नहीं पता लेला ने ये सब ड्रामा क्यों किया। मुझे तो बस उसके अस्पताल आने के बारे में पता चला तो मैं यहाँ आया। मैं इन सब का साथ नहीं दे रहा था। मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। वह अस्पताल के कमरे से बाहर निकला तो खिजर भी उसके पीछे आया, क्योंकि वह अपनी मौत वैसे नहीं चाहता था जैसे उसने लेला को उसकी मौत बताई थी। क्या आप लेला को वाकई वैसे मारने वाले हो? मासूमा ने पूछा। वह उससे ज़्यादा बात नहीं करती थी, उससे दूर ही रहती थी, लेकिन आज जो कुछ भी हुआ उसके बाद तो उसे ज़्यादा डर लगने लगा था। लेकिन खिजर ने अस्पताल के कमरे से बाहर निकलकर उसे साथ आने का इशारा किया तो वो साथ चलती पूछने लगी, तुम्हारे बाबा को भी ऐसे ही मारा गया था? उन्हें भी जिंदा ज़मीन में दफन कर दिया गया था। मैं नहीं जानता जिंदा इंसान ज़मीन के अंदर कैसा महसूस करता है, लम्हा लम्हा सांस रुकते हुए क्या महसूस होता है। उस दिन मुझे गोली लगी थी और हम जंगल के बीच एक छोटी सी झोपड़ी में थे, जब बाहर से जानवरों की ऐसी ही खतरनाक आवाज़ हो रही थी। इन लोगों ने तो पहले तुम्हारे बाबा को ज़मीन के अंदर दफन करके उन्हें मारा और फिर बाद में जंगली जानवरों ने उनकी लाश को ज़मीन के अंदर से निकाल कर। सिद्दीक उसके लिए अजीज था। वह आगे कुछ नहीं बोल पाया। मुझे यकीन है तुम बहुत मजबूत हो लड़की। वह उसके सर पर हाथ रखता हुआ बाहर निकल गया, जबकि अपने बाप की बेबस मौत पर वह आंसू बहाती वहीं बेंच पर बैठ गई। डेविड, मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था आज, लेकिन अगर तुम यहाँ आ ही गए हो तो प्लीज़ वसीम और राशिद का भी हल निकाल दो। वह लोग इस वीडियो को डिलीट करने पर राजी नहीं है। उन्होंने तो यह भी कह दिया कि वे किसी डेविल से नहीं डरते। तो चलो फिर उन्हें डराते हैं। मैं रूह के साथ एक पुरसुकून वक्त गुजारना चाहता हूँ, इसलिए जल्दी से जल्दी सारे काम ख़त्म कर देना चाहता हूँ। तुम्हें मेरा एक काम करना है। मैं रूह को अपने साथ कहीं बाहर लेके जाना चाहता हूँ। 2 टिकट्स का इंतज़ाम कर दो, लेकिन रूह के असल नाम पर। मैं तब अपने सारे काम निपटा डालूंगा। तुम्हारे पास बस इतना ही वक्त है पासपोर्ट बनवाने के लिए। ठीक है, मैं कर दूंगा। डेविल, मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ, लेकिन तुम्हारी ज़िंदगी बहुत अलग है। क्या रूह इस ज़िंदगी से कंप्रोमाइज़ कर पाएगी? मेरा मतलब है कि तुम इस लड़की के लिए ज़रूरत से ज़्यादा ही पॉजिटिव होते जा रहे हो। मुझे लगा था ये वक्ती एहसास है, लेकिन तुमने उससे शादी कर ली। लेकिन जब उसे ये सब कुछ पता चलेगा, मेरा मतलब है कौन बताएगा उसे? यारम ने उसकी बात काटी। डेविल, ये छुपी हुई बात तो नहीं है। बहुत लोग जानते हैं। अगर लेला नहीं तो कोई और सही। मैंने कहा ना, जो भी मुझसे मेरी रूह को अलग करने की कोशिश करेगा, मैं उसकी रूह निकाल दूंगा। तुम बेफिक्र हो जाओ, इतनी हिम्मत किसी में भी नहीं है। मुझे वसीम और राशिद से मिलना है। वे खिजर से इस टॉपिक पर और बात नहीं करना चाहता था। वे खिजर के साथ वसीम और राशिद के ठिकाने पर आया था। शार्फ आना नहीं चाहता था, लेकिन मजबूर था। शार्फ का कहना था कि लेला के साथ जो कुछ भी हुआ है वे बिल्कुल गलत है, क्योंकि वे लेला को अपनी भाभी मान चुका था। लेकिन उसमें इतनी हिम्मत ना थी कि वे डेविल के सामने भी ऐसा कहता, इसलिए शराफत के उनके साथ आ गया। देखो, मैं तुम दोनों को पहले ही से बता रहा हूँ, अगर कत्ल करने का इरादा है तो मैं अंदर नहीं आऊँगा। मैं इन गुनाहगार आंखों से कत्ल नहीं देख सकता। वे ये नहीं कह सकता था कि उसे डेविल के मारने के अंदाज से डर लगता है, लेकिन डेविल की घूरी ने उसे अंदर आने पर मजबूर कर दिया। बाहर उसके आदमी अपने काम में मशरूफ थे। वे सीधे उनके ऑफिस में आए और सामने की कुर्सियों पर बैठ गए। अगर तुम लोग फिर से इस वीडियो के लिए आए हो तो हम पहले ही बता चुके हैं कि वो वीडियो डिलीट नहीं होगा। जिस तरह से तुमने वाशिक मलिक को मारा है, इतना कमज़ोर हमें मत समझना। वसीम बैठते हुए बोला। अरे, हमने तो वीडियो का जिक्र भी नहीं किया। बैठो, हम आराम से बात करते हैं, खिजर ने कहा। वैसे अगर तुम हमें नाइट सिटी वाला एरिया दे दो तो हो सकता है वो वीडियो डिलीट करने के बारे में हम सोचें। उसने नाइट सिटी एरिया का नाम लिया जो डेविल के कब्जे में था। मुझे मंजूर है, वो वीडियो डिलीट कर दो, डेविल ने कहा। वसीम ने फातिहाना नज़रों से राशिद की तरफ देखा। पहले इन पेपर्स पर साइन करो। वो सारी तैयारी करके बैठे थे। डेविल पेपर उठाकर देखने लगा। शार्फ, वसीम राशिद का ऑफिस देखो कितना अच्छा है। खिजर ने शार्फ को मुखातिब किया, जबकि वो सोच रहा था ये फजूल में क्यों बोल रहा है। इससे कई गुना ज़्यादा हमारा ऑफिस अच्छा है, क्योंकि वो साउंड प्रूफ है। शार्फ ने जतलाना जरूरी समझा। उनका ऑफिस शार्फ ने खुद डिज़ाइन करवाया था और इस मामले में वो बिल्कुल औरतों जैसा था। वो अपनी चीज़ को नंबर 1 समझता था। हमारा ऑफिस भी साउंड प्रूफ है, राशिद ने एक स्टाइल में कहा। थैंक यू, बस इतना ही जानना था।
उसके साथ ही फुर्ती से टांग घुमाते सार्फ ने एक किक से राशिद को जमीन पर गिराया, जबकि दूसरे को खिजर संभाल चुका था। डेविल, ये धोखा है, तुम हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकते, राशिद चिल्लाया था। छोड़ो इन सब बातों को, मैं तुमसे सिर्फ एक बार पूछूंगा, क्या तुम लोग वीडियो डिलीट करना चाहोगे? और अगर तुम्हारा जवाब अब भी नहीं है तो इसके बाद मैं कुछ नहीं पूछूंगा, सिर्फ अपना काम करूंगा। डेविल उनके सामने बैठता हुआ बोला। नहीं, वो वीडियो हरगिज डिलीट नहीं होगा, वसीम चिल्लाया। फाइन, अब मैं नहीं पूछूंगा, तुम वो वीडियो डिलीट कर भी तो भी नहीं। डेविल ने अपनी जेब से एक ब्लेड का पैकेट निकाला, जिसे देख सार्फ का मुंह बन गया। यार नहीं, हम वो एसिड तेजाब क्यों लाए थे? सार्फ ने कहा। किस तरह से मरना पसंद करोगे वसीम? तुम्हारे पास दो ऑप्शन हैं। डेविल ने उसके सामने दोनों चीज़ों की तरफ इशारा किया। हाँ, तुम्हें क्या लगता है मैं इनसे डर जाऊंगा? मुझे पता है तुम मुझे नहीं मारोगे। अगर तुमने मुझे मार दिया तो वो वीडियो डिलीट कैसे करवाओगे? वसीम हंसा था। उसकी हंसी ने जल्दी पर तेल का काम किया। डेविल ने उसका जबड़ा पकड़ा और तेजाब की शीशी उसके मुंह में डोल दी। मुझे सीरियस टॉपिक पर हंसने वाले लोग जहर लगते हैं। वो इतनी जोर से दौड़ा था कि साथ खड़ा राशिद कपकपाने लगा, जबकि वसीम के चेहरे पर छाले फूटने लगे। उसकी सारी नसें गल चुकी थी। सार्फ से और बर्दाश्त न हुआ, उसे उबकाई आना शुरू हो गई। वो राशिद को वहीं फेंकता वहाँ से बाहर की तरफ भागा। हाँ राशिद, तुम्हारे पास भी दो ऑप्शन हैं, तुम किस तरह से मरना चाहोगे? उसने वही दो चीज़ें अब उसके सामने रखी। राशिद ने बेबसी से खिजर की तरफ देखा, जो कह रहा था कि तेजाब से मरो, क्योंकि ब्लेड से बहुत ज़्यादा दर्द होगा। उसने राशिद का जबड़ा पकड़ा। जब उसका फ़ोन बजने लगा, फ़ोन पर जगमगाता नाम देखकर उसके गाल पर डिम्पल नुमाया हुई। सारा गुस्सा झाग की तरह बैठा था। उसने इशारे से खिजर को राशिद का मुंह बंद करने को कहा और खुद गहरा सांस लेकर फ़ोन अटेंड किया। हाँ जान, बहुत मिस कर रही हो ना मुझे? लहजे में दुनिया जहाँ की मोहब्बत समोकर बोला। मिस नहीं कर रही, बस पूछ रही हूँ कि क्या बनाऊँ? रूह शर्माते हुए बोली। कुछ मत बनाओ, मैं बस थोड़ी देर में आता हूँ, हम साथ बाहर लंच करेंगे, जब तक तुम तैयार हो जाओ। अगले 15 मिनट में मैं तुम्हारे पास होऊंगा। ठीक है, जल्दी आइएगा। ओके जान, मैं बस अभी पहुँचा। फ़ोन बंद करके जेब में रखते ही गाल पर डिम्पल गायब हो चुके थे। एहसान मानो मेरी बीवी का, जिसने तुम्हें जीने के लिए 2 पल और दे दिए। अब बताओ किस तरह मरना पसंद करोगे? डेविल, मैं वो वीडियो डिलीट कर दूंगा, प्लीज़ मुझे मत मारो, मुझे बख्श दो। वो रोते हुए उसके पैरों में गिरा। खीजर, मैं इस तरह के केसेस में ब्लेड इस्तेमाल करता हूँ। वो बकसने के मूड में ना था। नहीं डेविल, मुझे माफ़ कर दो, मैं सब कुछ डिलीट करवा दूंगा, वो रोते हुए बोल रहा था। तुम्हें उस शख्स का वास्ता जिसे तुम सबसे ज़्यादा चाहते हो, तुम्हारे अपनों का वास्ता, खुदा के लिए मेरे बच्चे हैं, वो यतीम हो जाएंगे, मुझे माफ़ कर दो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। खिजर, इससे डिटेल लेकर सब कुछ डिलीट करवा दो, बस इतना कह के वो बाहर निकल गया, जबकि खिजर परेशान हो चुका था, क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ था कि कोई मौत के मुंह से बच गया हो। डेविल की अदालत में ये लोग अक्सर मौत के घाट उतरते थे। वो कब से बाहर खड़ा फ़ोन बजा रहा था और रूह को फ़ोन पर पहले ही अपने आने की खबर दे चुका था, लेकिन वो अभी तक तैयार नहीं थी और यारम को इंतज़ार करने की आदत न थी। वो तेजी से भागती हुई बिल्डिंग से नीचे आई और आकर उसके साथ गाड़ी में बैठी। रूह, ये क्या तरीका है? मैं कब से तुम्हारा यहाँ खड़े इंतजार कर रहा हूँ और तुम आराम से तैयार हो रही हो। मैं तैयार हो रही थी, अब तैयार होने में वक्त तो लग ही जाता है। रूह ने मुंह बनाकर उसकी डांट सुनी। बिल्कुल भी नहीं रूह, तुम्हें वक्त की कदर नहीं है, तुम्हें वक्त की कदर करनी चाहिए। तुम्हें पता है इस थोड़ी देर में मैं कितने नाकाम निपटा सकता था, और तुम इतने वक्त से ऊपर क्या कर रही थी? मैं तुम्हें वहाँ से फ़ोन करके बता चुका था कि मैं घर आ रहा हूँ, और तुम कौन सा फैशनेबल लड़कियों की तरह मेकअप करती हो? फिर तुम्हें इतना वक्त क्यों लगा? यारम एक सेकंड का हिसाब मांग रहा था। आपने देखा नहीं, लेकिन मैंने मेकअप किया है। रूह मुंह बनाकर बोली। हाँ बिल्कुल, मुझे नज़र आ रहा है, तुम्हारी आंखों में काजल है और लबों पर लाइट पिंक कलर की लिपस्टिक है। लेकिन मोहतरमा, इसे मेकअप कोई नहीं कहता। क्या मतलब, क्यों नहीं कहता? मैंने इतनी मेहनत से लगाया है। अब मैं मारिया आप ही की तरफ प्रोफेशनल तो नहीं होना। आपको पता है मेरी आप इतना अच्छा मेकअप करती है, उन्होंने पूरा कोर्स किया है, पूरा बंदा बदल देती है। रूह ने खुशी से चहकते हुए बताया। आज से ज़्यादा उसे कभी मारिया की इस कोर्स की खुशी ना हुई थी। ओह प्लीज़ यार, मैं तुम्हारा मारिया नामा नहीं सुनना चाहता हूँ। तुमने मुझे इतना इंतज़ार करवाया, इसकी तुम्हें सज़ा मिलेगी। यार हम सीरियस अंदाज में बोला। सज़ा? आप मुझे सज़ा देंगे? रूह को सदमा हुआ। और नहीं तो सज़ा तो तुम्हें ज़रूर मिलेगी, ताकि आइंदा तुम यह गलती बिल्कुल ना करो। यारम ने झुककर उसके लबों पर अपने होंठ रखे। रूह का चेहरा पल भर में सुर्खी छिलकाने लगा। हम गाड़ी में हैं, रूह ने याद दिलाना जरूरी समझा। हाँ, इसलिए इतनी कम सजा दी है। अगर घर में हो तो सोचो तुम्हारा क्या हाल होता। आप बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं, उसने मुंह बनाकर कहा, जबकि नजरें मिलाना और मुश्किल हो चुका था। हाँ, मैं बिल्कुल भी अच्छा नहीं हूँ, और घर वापस आने के बाद मुझसे अच्छा होने की उम्मीद भी मत करना। उसने तहे दिल से उसका लगाया इल्जाम कबूल किया। वो उसे शॉपिंग मॉल लेकर आया और उसके लिए उसके जिस्मानी बॉडी टाइप के हिसाब से कपड़े लेने लगा।
अरे मेरे पास इतने सारे कपड़े हैं और कपड़ों की ज़रूरत नहीं है। आप क्यों बेकार में इतने पैसे बर्बाद कर रहे हैं? रूह को बेकार में इतना कुछ खरीदना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। बेबी, तुम पर खर्च करने से मेरे पैसे बर्बाद नहीं होते। तुम्हारे लिए तो कमाता हूँ। मेरा सब कुछ तुम्हारा है। उसके गाल पर चुटकी काटते हुए कहा। फिर शॉपिंग में मसरूफ हो गया। उसने सब कुछ अपनी पसंद का लिया। इस बैग का मैं क्या करूँगी? मैं नहीं उठाती ये पर्स वगैरह। मत उठाओ, लेकिन पास होना चाहिए। उसे औरतों की शॉपिंग का ज़्यादा तजुर्बा न था, इसलिए वो उसके हाथ में आ रहा था वही खरीदे जा रहा था। मैं इसे कहीं रखकर भूल जाऊंगी। रूह ने अपना मजाक उड़ाया। हाँ हाँ हाँ, ये भी अच्छी बात है। तुम ऐसा करो, तुम मुझे अपना गार्ड रख लो। तुम जहाँ जाओगी मैं उसे उठाकर पीछे पीछे आऊँगा। यारम, आपको क्या हो गया है? आप पहले तो ऐसे नहीं थे। यारम किस तरह की बात है? रूह को कंफ्यूज कर रही थी। दीवाना हो गया हूँ तुम्हारा, तुम्हारा साया बन के रहना चाहता हूँ। उफ, यह शख्स इजहार के मामले में कितना अमीर था। बात बात पर अपने दिल की बात उससे कहता था। रूह, अगर तुमने नाखून खाने ना छोड़े तो मैं तुम्हारा खाना पीना बंद कर दूंगा। यारम, जब भी कोई दो माने डबल मीनिंग बात करता वे अपने नाखून खाना शुरू कर देती, जबकि यारम को उसकी इस आदत से चिढ़ होने लगी थी। मैं नहीं खाती, ये तो खुद ही मुंह में आ जाते हैं। वह मासूमियत से बोली। हाँ बिल्कुल, तुम्हारे नाखूनों की तो टांगे हैं जो अपने आप चल के तुम्हारे मुंह तक आ जाते हैं। आज के बाद तुम्हारे मुंह में देखे तो तुम्हारे हाथ काट दूंगा। धमकी देता उसका हाथ पकड़कर आगे चल दिया। आप मेरे हाथ काट देंगे? रूह आंखें टिपटिपाती पूछने लगी। यारम ने घूर कर देखा। मतलब अगर आप मेरे हाथ काट देंगे तो मैं खाऊंगी कैसे, काम कैसे करूंगी, खाना कैसे बनाऊंगी? मैं हूं ना अपनी बेबी के सारे काम अपने हाथों से करूंगा। अगर आपको ज्यादा एतराज ना हो तो हम लंच कर ले। यारम फिर से उसका हाथ अपने हाथ में लेकर चलने लगा। हाँ चले। वैसे भी आपकी जारहाना अग्रेसिव बातें सुनकर मेरे पेट के चूहे भी खुदकुशी कर लेंगे। और अगर मैं सच में ऐसा जारहाना निकला तो? यारम ने एकदम सीरियस होकर पूछा। तो मैं भाग जाऊंगी। रूह हंसकर बोली। भाग कर दिखाना, जान ना निकाल दी तो कहना। हाथ की गिरफ्त सख्त हो चुकी थी। रूह कुछ नहीं बोली, बस उसके साथ चलती रही। शायद यारम को यह बात पसंद नहीं थी कि वे उससे दूर जाने की बात करें। दोनों ने होटल में लंच किया। यारम ने उसकी पसंद की डिश लगवाई। वे आराम से खाना खा रहा था, उसकी तरफ देख भी नहीं रहा था। उसे मुकम्मल पूरी तरह नजरअंदाज कर चुका था। यारम, आप मुझसे नाराज हैं? रूह जो कब से नोट कर रही थी कि वे उससे बात नहीं कर रहा, पूछने लगी। हाँ, वे छोटा सा जवाब देकर खाना खाने में मसरूफ हो गया। सॉरी यारम, मैं आइंदा ऐसी बात नहीं करूंगी। आप प्लीज मुझसे नाराज ना हो। रूह ने उसके हाथ पर अपना हाथ रखा। ठीक है, मुझे अपने हाथ से खाना खिलाओ। यारम ने अपना हाथ उसके हाथ से निकालते हुए कहा। रूह ने एक नज़र पूरे होटल में डाली जो लोगों से भरा हुआ था। यारम, यहाँ सबके सामने वो आंखें निकालकर उसे देखने लगी। क्यों? बीवी हो मेरी, सबके सामने खिलाने में क्या प्रॉब्लम है? आप घर चले, मैं आपको अपने हाथों से खिलाऊंगी। रूह ने हार मानते हुए कहा। यहाँ क्यों नहीं? अगर मुझे राजी करना हो चाहती हो तो यहीं सबके सामने मुझे अपने हाथों से खाना खिलाओ। यारम प्लीज ऐसा मत करे। रूह ने मिन्नत करते हुए कहा। ठीक है, तुम मुझे नाराज ही रहने दो। यारम ने नाराजगी से चेहरा फेरा, जबकि डिम्पल साफ शरारत की गवाही दे रहा था। लेकिन रूह को होश ही कहाँ था डिम्पल का। वो तो बस उसकी नाराजगी का सोच कर परेशान हो रही थी। थोड़ी देर के बाद आखिर उसने हार मान ली और अपने हाथ से निवाला बनाकर उसकी तरफ किया, जो यारम ने मुस्कुराते हुए खाया। लेकिन उसकी शक्ल देखकर उसे और ज्यादा शरारत सूझने लगी। बेबी क्या कर रही हो यार, लोग देख रहे हैं, वो शरारत से बोला। रूह ने घूर कर उसकी तरफ देखा। वो उसी की बात मान रही थी और अभी ज्यादा नखरे दिखा रहा था। आप बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं, रूह ने मुंह बनाकर कहा। तो यारम का कहकहा बुलंद हुआ। रूह के सामने पहली बार यारम इतना खुलकर हंसा था। मगर तुम बहुत अच्छी हो। उसने प्यार से उसका गाल छुआ। आपके डिम्पल्स भी बिल्कुल प्यारे नहीं हैं और आप मुस्कुराते हुए बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। रूह ने मुंह बनाकर कहा। ओए, मेरे बारे में जो बोलना है बोल लो, लेकिन मेरे डिम्पल्स के बारे में कुछ मत बोलना। मेरी बीवी मरती है इन पर। यारम ने आंख दबाते हुए कहा। आपकी बीवी भी बुरी है, आप भी बुरे हैं, आपके डिम्पल्स भी बुरे हैं और आप हंसते हुए अच्छे नहीं लगते। रूह को जरूरत से ज्यादा ही गुस्सा आ गया था, लेकिन इस तरह से गुस्सा निकालती वो यारम को बहुत क्यूट लग रही थी। वो उसकी मासूम बातें सुनकर हंस रहा था, जबकि दूर था जो उनकी इस हंसती खेलती जिंदगी को देखकर खुश नहीं था। आने वाला वक्त उनके लिए बहुत कुछ ला रहा था, जिसके लिए यारम तैयार था, लेकिन रूह नहीं। शार्क अभी अभी ऑफिस में आया था। देखा तो लैला बैठ के रो रही थी। उसे हंसी भी आ रही थी और वो लैला के लिए परेशान भी था।
लेकिन लीला की हालत देखकर उसे पता नहीं क्यों मुझे आ रहा था। ठीक है, लीला डेविल से प्यार करती थी, बल्कि करती है, लेकिन डेविल ने तो उसे कभी नहीं कहा था कि वे उसके लिए ऐसे जज्बात रखे। ये उसकी खुद साख्ता मोहब्बत थी। लेला, क्यों रो रो कर हलकान हुई जा रही हो? बस कर दो। अपने आगे पीछे देखो, यहाँ बहुत लोग हैं मोहब्बत के काबिल। तुम तो एक ही इंसान से दिल लगाकर रोने बैठ गई हो। मुझे देखो, मैं तो हर इंसान से मोहब्बत करता हूँ जो मुझसे मोहब्बत करता है, और जो मुझे एक बार ठुकरा दे, मैं दोबारा उसकी तरफ कभी मुड़कर नहीं देखा। सार्फ ने अपनी मिसाल दी। अक्सर लड़कियां उसे अपने पास बुलाती थी और वो खुशी खुशी सबके पास जाता था, और जो लड़की उसकी तरफ से मुंह फेर लेती वो उसकी तरफ देखता तक नहीं था। 25 साल का ये लड़का न सिर्फ बहुत खूबसूरत था, बल्कि बहुत शौक तबीयत रखता था। लेकिन ये बात लैला के लिए कोई अहमियत नहीं रखती थी, क्योंकि वो सार्फ की तरह भक्ति मोहब्बत नहीं करती थी। वो डेविल को दिलो जान से चाहती थी, लेकिन डेविल ने उसकी जगह किसी और को दे दी। उसका दिल चाहता था कि वो रूह को जाकर सब कुछ बता दे, लेकिन जिस तरह से डेविल ने उसकी मौत का नक्शा खींचा था, वो ये सोचकर भी कांप जाती। अच्छा यार, रोना बंद करो। मैं बहुत दिनों से बोर हो रहा हूँ। मुझे कोई चैलेंज दो। वो उसे बातों में लगाने लगा। सार्फ अक्सर जब बोर होता तो लीला और खिजर उसे ऐसे चैलेंज देते थे, जिन हर हाल में करते हुए वो अपनी बोझ दूर करता था। तुम्हें चैलेंज का पूरा करना है। मैं तुम्हें चैलेंज देती हूँ। तुम्हें डेविल के फ्लैट में जाना होगा और वो भी डेविल को बताए बगैर, वो भी अकेले, और उसके घर जाकर उसकी बीवी को बताओगे कि लैला, यानी कि मैं, उसकी बीवी से कहीं दर्जे ज्यादा खूबसूरत और अच्छी हूँ। दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? डेविल मेरी जान निकाल देगा। साफ अच्छा खासा बौखला गए। क्यों? तुम्हें चैलेंज चाहिए था ना? मैंने तुम्हें चैलेंज दे दिया। अब तुम डेविल को बताए बगैर उसके घर में जाओगे, और उसके बाद जब मैं उसे बताऊंगी तो क्योंकि तुम उसके घर में हो, यह तुम्हारी बोरियत बहुत अच्छी तरीके से दूर करेगा। लैला, जो कब से उसकी बातें सुन रही थी, अपनी टेंशन भुलाकर उसे चैलेंज देने लगी। साफ का हमेशा से एक रिकॉर्ड था, ये जो भी चैलेंज देता उसे पूरा करता, चाहे किसी भी कीमत पर। और अब तो लैला को उसने खुद कहकर ये चैलेंज दिया था। उसे तो अब इस चैलेंज को किसी भी हाल में पूरा करना था। वह अपना सारा काम निपटा कर अपने रूम में रेस्ट करने आई थी। याराम ने उसके लिए नौकर का इंतजाम करने के लिए कहा, लेकिन उसने साफ इनकार कर दिया। उसके आने से पहले भी यारम सारे काम खुद करता था। वैसे भी उसे काम करने की आदत थी। अगर ये सारे काम करने के लिए भी कोई नौकर आता तो उसके लिए करने को कुछ भी नहीं बचता, और घर में काम ही कितना था। सारा काम निपटा कर वैसे भी वे कितनी देर फारिग बैठी रहती। अभी वे सारा काम खत्म करके अपने कमरे में आई थी जब दरवाजा बजा। टाइम देखा तो दोपहर का 1 बज रहा था। यारम का तो भी फोन आया था। वे अपने ऑफिस में काम कर रहे हैं, तो फिर कौन हो सकता है दरवाजे पर? यारम ने इस तरह से किसी के भी लिए भी दरवाजा खोलने से मना कर रखा था। रूह दरवाजे के करीब आकर पूछने लगी कौन है, तो बाहर से साफ बोला, अरे साहब भाई। रूह खुशदिली से खुशामदीद वेलकम करने लगी। हाँ, मैं तुम्हें एक बात बताने आया हूँ लड़की, वो कहता हुआ अंदर आकर बैठा। जी कहे, क्या कहने आए हैं? खीजर तो उसे बिल्कुल अपनी छोटी बहन की तरह ट्रीट करता था, लेकिन ये साफ काफी नकचढ़ा था। वो उससे सीधे मुंह बात नहीं करता था, और आज उससे मिलने चला आया। हाँ, मैं तुम्हें ये बताने आया हूँ कि लेरा तुमसे अच्छी और तुमसे ज़्यादा खूबसूरत है। उसने जल्दी जल्दी चैलेंज खत्म करके यहाँ से निकलना था। वो तो मुझे भी पता है कि वो मुझसे ज़्यादा खूबसूरत है। अच्छे का तो नहीं कह सकती मैं, उनसे उनके पास ज़्यादा देर तो नहीं रही, लेकिन आप कह रहे हैं तो मान लेती हूँ। रूह ने मुस्कुराते हुए कहा, देखो लड़की, ये सारी मीठी मीठी बातें तुम सिर्फ भाई के सामने किया करो, मेरे सामने नहीं। आज फिर उसे अचानक ही याद आ गया कि डेविल उसके भाई जैसा है, या फिर शायद उसे बताना चाहता था कि डेविल की जिंदगी में उसकी बहुत अहमियत है। आप बैठे, मैं आपके लिए चाय बनाकर लाती हूँ। खाना खाया आपने? रू पूछने लगी। नहीं, अभी नहीं खाया, बस अभी जाकर खाऊंगा। हाँ, चाय ले आओ तुम। उसे कहाँ डेविल के घर में कभी खाने पीने को कुछ नसीब हुआ था जो उम्मीद रखता। हाँ, लेकिन जब से ये लड़की आई थी उसके हाथ का मजे मजे का खाना दूसरे तीसरे दिन नसीब हो जाता। लेकिन फिर नखरा दिखाना भी जरूरी था। आखिर लैला का दोस्त था, और उसे लैला का ही देवर बनना था, और उसका दिल भी तो कहता था कि लैला उससे अच्छी और उससे ज्यादा खूबसूरत है। ये बात अलग थी कि वो ये बात बताने के लिए कभी यहाँ न आता। रूह मुस्कुराते हुए उसके लिए खाना लेकर आई। आप आराम से खाना खाए, फिर मैं आपको चाय बना के दूंगी। खाली पेट चाय नहीं पीते। सार्फ को इस वक्त बहुत भूख लगी थी, इसलिए सारे नखरे एक तरफ रखकर खाना खाने लगा।
अब यारम को पता लगने से पहले उसे कुछ न कुछ खाने को तो नसीब हो ही चुका था, वरना क्या पता यारम सजा के तौर पर उसे कैद खाने में ही डाल देता। सारफ में बचपना था और छोटा होने की वजह से अक्सर गलतियां कर जाता था, जिसकी सजा के तौर पर डेविल उसे कैद खाने में डालता और वहां उसे पतली दाल और रोटी के साथ खाना खाने को मिलता। और सामने रखी चिकन कढ़ाई उस पतली दाल रोटी से तो अच्छी ही थी, बल्कि बहुत मजे की थी। तुम मेरी शक्ल देखना बंद करो, जाओ मेरे लिए चाय बनाओ, उसने आर्डर दिया था, जैसे सामने रूह नहीं बल्कि कोई वेट्रेस खड़ी हो। चलो, यारम के आज तक दी गई सजा का बदला वो रूह से ले रहा था। ये बात अलग थी कि अगर यारम को इस बारे में पता चल जाता तो उस उल्टा लटकाने में एक सेकंड ना लगाता। अच्छी लेला है, खूबसूरत लेला है, और चाय लेकर मैं आऊं। रूह जो कब से उसके नखरे बर्दाश्त कर रही थी, उसके सामने आकर बैठ गई। वो तो चाय की उम्मीद लिए बैठा था, अचानक उसे घूरने लगा। तुम भी अच्छी हो तो चाय तो दे ही सकती हो, सार्फ ने मासूमियत से कहा। वह चाय का आशिक था और चाय के लिए तो वह कुछ भी कर सकता था। मैं भी अच्छी हूँ या मैं ही अच्छी हूँ? वे दोनों हाथ सीने पर बांधे उससे पूछ रही थी। चाय के साथ पकौड़े भी मिलेंगे? उसने जांचनी नजरों से देखते हुए पूछा। हाँ, जरूर मिलेंगे। तुम लीला से ज्यादा खूबसूरत हो, उससे ज्यादा अच्छी भी हो, साफ किसी रोबोट की तरह बोला तो रूह की हंसी निकल गई। और अगर तुम मुझे चैलेंज करेगी तो ये बात लैला के मुंह पर जाकर कहूंगा। मैं आपको ऐसा चैलेंज क्यों दूंगी? रूह ने कंफ्यूज होकर कहा। क्योंकि सब मुझे चैलेंज देते हैं जिन्हें मैं पूरा करता हूँ। हमें जिंदगी में हर किस्म के चैलेंज के लिए तैयार होना चाहिए। कोई भी हमें कोई भी टास्क दे सकता है। डेविल कहता है हमें हर किस्म की सिचुएशन को फेस करने के लिए तैयार रहना चाहिए। यह जिंदगी है, इसमें कभी भी कुछ भी हो सकता है, इसलिए जो भी मुझे चैलेंज करता है मैं उसका चैलेंज हर कीमत पर पूरा करता हूँ। तो ये बात है, फिर तो मैं भी आपको एक चैलेंज दूंगी। ठीक है, इसके लिए मैं तैयार हूँ, लेकिन उससे पहले तुम्हें मुझे एक बात बतानी होगी। मैं अच्छा हूँ या खिजर? साफ को आज पहली बार ये लड़की इतनी बुरी नहीं लगी थी। शायद आज से पहले वो उसे लैला की नजरों से देखता था। आपसे तो कभी तफसीली बात ही नहीं हुई। हाँ, खिजर भाई बहुत अच्छे हैं, उसने दिल से तारीफ की। मतलब खिजर मुझसे ज्यादा अच्छा है, साफ ने मुंह बनाकर कहा। पानी पूरी खाती हो तुम? साफ अपनी फेवरेट लिस्ट में शामिल हुए लोगों को अक्सर अपने पैसों से पानी पूरी खिलाता था। क्या पानी पूरी? यहाँ दुबई में? रूह तो खुशी से बेहोश होने वाली थी, जबकि पानी पूरी का नाम सुनकर मुंह में पानी आ गया था। हाँ, मैं तुम्हें ला कर दे सकता हूँ, लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। मैं सब कुछ करूंगी जो आप कहेंगे, रूह ने खुशी से चीखते हुए कहा। लड़की, पहले बात तो सुन लो। साफ ने उसे हवाओं में उड़ने से पहले खींचकर जमीन पर लपटका। तुम्हें अपने प्यारे लाडले भाई खिजर के लिए बिल्डिंग की छत पर चढ़कर चिल्लाकर 5 बार कहना होगा कि सार्फ खिजर से बेहतर है। खिजर एक नंबर का लोफर है, सार्फ का कभी मुकाबला नहीं कर सकता। सार्फ ने चबा चबा कर कहा। इसके बदले में तुम एक नहीं बल्कि 5-5 प्लेट पानी पूरी खिलाकर खिलाऊंगा। और अगर आराम से कहूँ तो 1 प्लेट मिलेगी क्या? रूह ने मासूमियत से पूछा। हाँ प्यारी बहना, क्यों नहीं, लेकिन इसके लिए तुम्हें खिजर के कान में कहना होगा। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कहती, दरवाजा बजा और दोबारा इतने खतरनाक अंदाज से बजा कि वे दोनों अपनी जगह उठ खड़े हो गए। ओह शिट, डेविल आ गया, साफ ने डरते हुए कहा। आपको कैसे यकीन है कि वो होंगे? रूह ने पूछा। तुम्हें पता है, मुझे पता है वही होगा। देखो, तुम मुझे बचा लेना, तुम मेरी प्यारी बहन हो ना। प्लीज मुझे अपने शोहर के हाथों से बचा लेना। उन्होंने जरूर आपको किसी और काम के लिए भेजा होगा और आप यहाँ आ गए, यही बात है ना? रूह ने पूछा और दरवाजे की तरफ जाने लगी। कौन है? मैं हूँ रूह, दरवाजा खोलो, बाहर से यारम बोला। उसने पलट कर देखा। मैं अच्छी या लैला? अंदाज में शरारत साफ झलक रही थी। अरे तुम अच्छी हो मेरी माँ, खुदा के लिए मुझे बचा लेना, साफ ने मिन्नत की। और रूह ने हंसते हुए दरवाजा खोल दिया। लेकिन दरवाजा खोलते ही यारम रूह को इग्नोर करता हुआ साफ की तरफ झपटा और उसे गर्दन से पकड़ लिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? मैंने मना किया था तुम लोगों को कि यहाँ कोई नहीं आएगा, वो गुस्से से पुकारा था। यारम, ये क्या कर रहे हैं आप? छोड़े इन्हें। रूह तो पहले उसके खतरनाक अंदाज पर घबराई और फिर आगे बढ़कर साफ को छुड़ाने लगी। साफ, तुमने मेरा भरोसा तोड़ा था, क्यों आए थे तुम यहाँ पे? लैला मुझे बता चुकी है। तुम्हारा तो मैं वो हशर करूंगा कि तुम सारी जिंदगी याद रखोगे। वो गुस्से से उसकी तरफ झपटा जब रूह ने उसे अपनी तरफ खींचा। वो मुझसे मिलने आए थे। क्या मेरा भाई मुझे इस घर में मिलने नहीं आ सकता? बोलते हुए रूह की आवाज काफी ऊंची हो गई। खबरदार जो आपने मेरे भाई को कुछ भी कहा। वो उन दोनों के बीच में ढाल बन के खड़ी थी। भाई, मैं आपका भरोसा कभी नहीं तोड़ सकता। आपके अलावा मेरा हो ही कौन इस दुनिया में? सार्फ को फिर से इमोशनल दौरा पड़ा था। मैं तो भाभी के हाथ का खाना खाने आया था। वो अब बहन से भाभी हो गई थी और अभी मुझे चाय बना के देने वाली थी कि आप आ गए, वो मासूमियत से बोला।
बहुत भूख लगी थी तुम्हें, खाना तो तुम्हें मैं खिलाऊंगा। वो एक नज़र रूह को देखकर उसे घूरते हुए बोला। घूरना बंद करें मेरे भाई पलस्तेवर को, और खबरदार जो उन्हें डांटा। भाई आप यहाँ बैठे, मैं आपके लिए चाय लाती हूँ। ये यारम की मोहब्बत ही थी जो इसे इतना बोलने की इजाज़त दे रही थी। यारम की मोहब्बत ने उसे चंद ही दिन में बहुत कॉन्फिडेंस दिया था। सार्फ ने इजाज़त तलब नज़रों से यारम की तरफ देखा। वो सर झटक कर टाई ढीली करता वहीं सोफे पर बैठ गया। भाई मैं आपका भरोसा कभी नहीं तोड़ सकता। मुझे नहीं पता लैला ने आपसे क्या कहा, लेकिन उसने मुझे यहाँ आने का चैलेंज किया था कि मेरे भाभी से यहाँ आकर ये कहूँ कि लैला उनसे ज़्यादा खूबसूरत है। और फिर रूह भाभी मेरे लिए खाना लेकर आई। लेकिन मेरा यकीन करें, मैं आपका भरोसा कभी नहीं तोड़ूंगा। मैं रूह भाभी को कभी नहीं बताऊंगा। और अगर आप चाहते हैं तो मैं चाय भी पिए बगैर यहाँ से चला भी जाऊंगा। वे मासूमियत के रिकॉर्ड तोड़ते हुए बोला। खाना ठूस चुके हो तो चाय भी पीकर ही जाना, आखिरकार साले हो मेरे। यारम को आज सारिफ की मासूमियत ने नहीं बल्कि रूह के दबक बोलकर अपने भाई के सपोर्ट ने शौक किया था। सार्फ को यहाँ से भेजने के बाद वे अपने कमरे में चला आया। उसका अब ऑफिस जाने का कोई इरादा नहीं था। लैला ने उसे ये बताया था कि साफ रूह को सब कुछ बताने के लिए गया है। उसे साफ पर पूरा बहुत भरोसा था, लेकिन फिर भी रूह के मामले में वे किसी पर यकीन नहीं कर पाता था। जब से रूह उसकी ज़िंदगी में शामिल हुई थी, एक अजीब सी डरावनी सोच उसे घेरे हुई थी कि कहीं वे उससे दूर ना हो जाए, कहीं वे उससे नफरत ना करने लगे, कहीं वे उसे छोड़कर ना चली जाए। मुझे खुद ही रूह को जल्द से जल्द सब कुछ बताना होगा, लेकिन क्या उसके बाद वे मुझे कबूल करेगी? वे एक हाथ खिड़की की ओर में रखे खिड़की से बाहर देखने पे मसरूफ था, जब किसी ने पीछे से उसे अपनी बाहों में लिया। रूह का हाथ उसके सीने पर था और उसका सिर उसकी बैग पर। आप मुझसे नाराज है क्या? वे धीमी आवाज में मनाई थी। मैं क्यों तुमसे नाराज होऊंगा? यारम ने उसका हाथ थाम कर चुपा। वे शार्फ भाई की वजह से आपसे इस तरह से बात की, वे मासूमियत से बोली। यारम ने पलटकर उसका सिर अपने सीने पर रखा। तुम ऐसे ही मुझसे बिना डरे बिना घबराए बात किया करो, मुझे अच्छा लगेगा। मैंने सार्फ को और काम के लिए भेजा था, लेकिन मैं यहाँ आया और मेरा काम वहीं का वहीं पड़ा रहा। यारम ने बात बनाई। कर देंगे ना काम? आपको पता है सार्फ भाई मुझे पानी पूरी खिलाएंगे, रूह ने खुश होते हुए बताया। क्या बात है, मतलब कि तुम सार्फ की फेवरेट लिस्ट में शामिल हो चुकी हो। खैर अच्छी बात है। आज सारा दिन क्या किया? इस वक्त वे सिर्फ अपने और रूह के बारे में बात करना चाहता था, इसलिए उससे रोज की रूटीन पूछने लगा। फिर रूह भी उसे अपने सारे दिन की दास्तान सुनाने लगी। रूह, आजकल बहुत लोग मेरे खिलाफ हो गए हैं, उल्टी सीधी बातें मेरे खिलाफ फैला रहे हैं, मुझे फंसाने की कोशिश की जा रही है। तुम्हें याद है वे इंस्पेक्टर जो तुम्हें लेकर आया था उस दिन मेरे ऑफिस में? यारम ने उसे याद दिलाया। हाँ मुझे याद है, रूह ने कहा। रूह, वे आदमी मेरे पीछे पड़ा है, मुझे फंसाना चाहता है, मेरे खिलाफ झूठे सबूत बना रहा है। वे तुम्हें भी मेरे खिलाफ कर सकता है। मुझे यकीन है कि तुम उसकी किसी बात पर भरोसा नहीं करोगी, लेकिन फिर भी लगा कि मुझे तुम्हें सब कुछ बता देना चाहिए। यारम पिछले कुछ दिनों से नोट कर रहा था कि सारिम उसके बहुत आसपास रहने लगा था। 2 दिन पहले जब रेस्टोरेंट में वे दोनों लंच कर रहे थे तो वे कुछ फासले पर अपनी कैब से चेहरा छुपाए उन पर नजर रखे हुए था। उसे यकीन था कि यारम की गैर मौजूदगी में वे जरूर रूह को सब कुछ बता देगा, इसलिए उसने खुद ही रूह को ट्रैप करने के बारे में सोचा। मुझे आप पर पूरा यकीन है, कोई भी मुझे आपके बारे में कुछ कहेगा मैं यकीन कर लूँगी क्या? आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाए। वह उसे परेशान न होने का कहकर खुद परेशान हो चुकी थी। वैसे अगले हफ्ते हम हनीमून पर जा रहे हैं, यारम ने उसे आंख मारते हुए मुस्कुराकर कहा, जबकि उसकी इस बेबाबी कर सुर्ख हो चुकी थी। यारम आप बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं, वे मुंह बनाकर बोली। यारम ने उसका ध्यान बटाना चाहा था जिसमें वह कामयाब हो चुका था। यारम, मुझे सारब भाई से बात करनी है, आप मुझे उनका नंबर मिला कर दे। उसने अपना फ़ोन यारम के हवाले करते हुए कहा। क्या बात करनी है? मेरे फ़ोन से कर लो। वे उसे बताना नहीं चाहता था कि उसके फ़ोन में इसके अलावा सब नंबर ब्लॉक है। मुझे उन्हें चैलेंज देना है, रूह ने कुछ सोचते हुए कहा। रूह, ये कोई वक्त है चैलेंज देने का? तुम सुबह उससे बात करना। यारम ने फ़ोन वापस रखते हुए कहा। नहीं ना, आप मुझे भी फ़ोन मिला कर दे, अभी मैं उनसे बात करूंगी, उसने जिद्दीदाज में कहा। तो यारम साफ को फ़ोन करने लगा। वो खुद भी नहीं समझ पा रहा था कि आखिर वो इसकी हर बात क्यों मानता है। उसने फ़ोन मिलाकर उसके हवाले कर दिया। हाँ डेविल बोलो, सार्फ ने कहा। अरे मैं हूँ रूह, मैंने आपके लिए चैलेंज सोच लिया है, यूँ रूह ने कहा। तो यारम भी दिलचस्पी से देखने लगा। बोलो प्यारी बहना, कौन सा चैलेंज है? सार्फ भी एक्साइटेड होकर पूछने लगा। आपको पता है हमारे घर के रास्ते में एक होटल आता है? प्यारी बहना, तुम्हारे घर के रास्ते में एक नहीं बल्कि बहुत से होटल आते हैं, तुम कौन से होटल की बात कर रही हो? 1 मिनट, मैं पूछ कर बताती हूँ। यारम, हम रात कहाँ गई थी खाना खाने? रूह उसे इंतजार करने का बोलकर यारम से पूछने लगी। अल फंदक, यारम ने मुख्तसर होटल का नाम बताया।
अल्फंद, आपको अभी इसी वक्त वहाँ जाना होगा, लेकिन उससे पहले ना आपको आपके रूम में जितने भी बंदे हैं ना, मतलब खिजर भाई और बाकी सब, उन सब के कंबल चोरी करने होंगे। चोरी? लड़की, तुम मुझसे चोरी करवा रही हो? ये भी खजाने नहीं बल्कि कंबल। वे अच्छा खासा बदमजा हुआ, मगर इस तरफ यारम के डिम्पल्स नुमाया होने लगे थे। वे जानता था वे क्या करने वाली है। चैलेंज कबूल कर रहे हैं या नहीं? वे उसे चैलेंज की टोपी पहनाकर ना जाने क्या करने वाली थी। ठीक है प्यारी बहना, अगर ये चैलेंज है तो मैं इसे कबूल करता हूँ। सार्फ ने यह कहकर फ़ोन बंद कर दिया। इस फ्लैट में बहुत सारे लड़के रहते थे, जो तकरीबन सभी उनके साथ काम करते थे। सार्फ चोरी से बारी बारी सबके बिस्तर के करीब गया और बड़ी सफाई से सबके ऊपर से कंबल निकालने लगा। हीटर चलने की वजह से किसी ने महसूस भी ना किया। 8 कंबल उसके कब्जे में आ चुके थे। उसने जल्दी से अपनी गाड़ी में डाले और होटल के रास्ते चल दिया। फिर वहां पहुंचकर यारम के फ़ोन पर रूह को फ़ोन किया। वे तो कब से इंतजार में बैठी थी। फ़ोन उठाया। अब क्या करूं प्यारी बहना? होटल के अंदर चला जाऊं मैं? नहीं, होटल के सामने पर आपको जगह नजर आ रही है जो खाली है। वहाँ अंधेरा है, उस पर एक बोर्ड लगा है, शायद बल्ब वगैरह का इश्तिहार है। रूह ने पूरा नक्शा खींचते हुए बताया। हाँ बिल्कुल, रिलायंस का एड है। सार्फ ने जगह पहचान ली थी। ऊपर बोर्ड पर नहीं, वहाँ नीचे देखे, रूह ने कहा। नीचे क्या है? सार्फ ने पूछा। दूरी और अंधेरा होने की वजह से उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, मगर वे फ़ोन बंद कर चुकी थी। सार्फ ने फ़ोन जेब में डाला और आगे बढ़ गया, लेकिन सामने का मंजर देखकर वे परेशान हो गया। उसे यकीन नहीं था कि रूह उसे ऐसा चैलेंज देगी। वे फ़ौरन गाड़ी के पास आया और वहाँ से कंबल निकालने लगा। जल्दी जल्दी से वे कंबल निकाले और दौड़कर उस बोर्ड के नीचे आया। यहाँ छोटे छोटे यतीम बेसहारा बच्चे ज़मीन पर सर्दी से काँप रहे थे। उसने जल्दी से बच्चों के ऊपर कंबल डालना शुरू किया। एक बच्चा जाग रहा था। क्या तुम्हें सर्दी लग रही है? सार्फ ने पूछा। सर्दी भी और भूख भी, बच्चे ने रोते हुए कहा। शायद उसे भी पहली दफा कोई हमदर्द मिला था। सार्फ से मजीद बोला न गया। वे फौरन उठकर इस बार होटल में गया और वहां से उन सब बच्चों के लिए खाना लिया और फिर जल्दी से वापस आकर उन्हें खाना खिलाने लगा। उसकी आंख से एक आंसू झलका, शायद हमदर्दी का। वह रूह का शुक्रगुजार था। आज उसकी वजह से पहली बार कोई नेकी की थी, वरना उसे तो हमेशा से ऐसे चैलेंज मिलते थे जिन्हें पूरा करने के बाद उसे या तो बहुत बुरा महसूस होता या खुद पर गुस्सा आता, लेकिन आज भी दिल से खुश था। उसने रूह को फ़ोन किया। रूह ने फ़ौरन फ़ोन उठा लिया। थैंक यू मुझे वर्ल्ड की बेस्ट पहन देने के लिए। बस इतना कहकर उसने फ़ोन बंद कर दिया। वे हंसते हुए यारम को देखने लगी। तुम मुझे भी तो कह सकती थी इस काम के लिए, यारम ने कहा। हाँ लेकिन आप ये काम मेरे लिए करते, सार भाई ने ये अपने लिए किया है, वे हंसते हुए बोली। तो यारम ने उसे अपने करीब खींचना चाहा। अभी मेरा ड्रामा खत्म नहीं हुआ। वे फौरन उसके करीब से उठकर बाहर जाने लगी। एक ये लड़की और दूसरे उसके ड्रामे। वे उठा और उसके पीछे आकर सोफे पर बैठा, जबकि रूह पूरी तरह से ड्रामे में डूबी हुई थी। वे कभी टीवी स्क्रीन की तरफ देखता तो कभी अपनी प्यारी बीवी की एक्सप्रेशन, जो सिर्फ ड्रामा देख नहीं रही थी बल्कि फील कर रही थी। यारम, आपके फ़ोन का पासवर्ड क्या है? उसके सीने पर सर रख के उसके फ़ोन को हाथों में लिए पूछा। वे आंखें मूंदे उसके बालों में उंगलियां फेर रहा था। गेस करो। यारम ने आंखें मूंदते हुए कहा। डेविल होगा। रूह ने उसे देखते हुए बोला और लिखने लगी। यह तो गलत है, रूह ने मुंह बनाकर कहा। उस इंसान का नाम है जिससे मैं सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ। यारम ने उसकी मदद करनी चाहिए। रूह ने पहले सोचा, फिर शर्माते हुए अपना नाम लिखने लगी। अरे, इसका पासवर्ड तो मेरा नाम है, रूह ने शर्माते हुए कहा। क्या बात कर रही हो? मुझे तो पता ही नहीं था, यारम ने हैरान होते हुए कहा। तो वे रूह हंसने लगी। आप बहुत अच्छे हैं, वह खुशी से चहकते हुए बोली। वे उससे इतना प्यार करता था कि अपना पासवर्ड भी उसके नाम पर रखा था। ऐसे मत कहो, अब तुम फिर से शर्माओगी। मुझे तुम पर फिर से प्यार आएगा और फिर तुम्हें मैं बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगने लगूंगा, यारम शरारत से कहता हुआ उस पर झुका। इससे पहले कि वे उसकी बात का मतलब समझकर भागती पकड़ी गई। वह सुबह उठा तो रूह उसके करीब ही सो रही थी। जब से उसने रूह को अपनी ज़िंदगी में शामिल किया था, वे काम पर भी देर से जाता था। यही वजह थी कि सुबह नमाज पढ़कर रूह दोबारा सो जाती। वे उसे ऐसा ही सोता छोड़कर फ्रेश होकर बाहर आया। मिसेज यारम काजमी, आप रोज़ मेरे लिए नाश्ता बनाती हैं, आज आपका शोहर आपको अपने हाथों से नाश्ता करवाएगा। वे कुछ सोचते हुए उसके लिए नाश्ता बनाने लगा। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। उसने जाकर दरवाज़ा खोला तो सामने ही खीजर खड़ा था। मैं यहाँ से जा रहा था, सोचा साथ चलते हैं, वह मुस्कुराते हुए बोला। यारम ने दरवाजा खोलकर उसे अंदर आने का इशारा किया। रात को एक अजीब वाकया हुआ। हॉस्टल में सब लड़कों के कंबल चोरी हो गए। मतलब हद है, अब डॉन के गैंग में चोरियां होने लगी है। मुझे तो लगता है अपने ही किसी लड़के की शरारत है, खिजर ने कहा। तो यारम के गाल पर जरा सा डिंपल नुमाया हुआ। तुम क्या कर रहे हो? वह उसे किचन में कुछ करता देखकर पूछने लगा। तुम्हारी भाभी के लिए नाश्ता बना रहा हूँ, यारम ने कहा। मतलब जोरू का गुलाम। खिजर हैरान और परेशान होकर उसकी तरफ देख रहा था।
وہ میرے لیے ناشتہ بناتی ہے، میرے کپڑے دھوتی ہے، میرا گھر سنبھالتی ہے، میری ہر ضرورت کا خیال کرتی ہے، اور اگر ایک دن میں اس کے لیے ناشتہ بناؤں گا تو کیا میں جورو کا غلام ہو جاؤں گا؟ یارم نے اس کی طرف دیکھ کر کہا۔ ارے میرا وہ مطلب نہیں تھا۔ اس سے پہلے کہ کھجر کچھ اور کہتا، روح کمرے سے باہر نکلتی نظر آئی۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ۔ بائے بائے۔